नमस्ते साथियों, मैं कविता तोतला, लेक्चरर इन हिंदी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। आरपीएससी एग्ज़ाम्स जो भी स्टूडेंट्स हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, उनका मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आरपीएससी एग्ज़ाम्स में हिंदी की तैयारी की श्रृंखला में मैंने सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिया था, जिसके 11 भाग हमारे इस चैनल पे हो चुके हैं। और कल से ही मैंने आपकी जो किताबें आपके कोर्स में आएंगी, सेकंड ग्रेड हो या फर्स्ट ग्रेड हो, कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12, तो जो भी ये किताबें हैं उनको मैंने कल से स्टार्ट किया है। कल हमने कक्षा 12 की अंतरा बुक का पहला पद्य भाग जयशंकर प्रसाद में देवसेना का गीत और कॉर्नेलिया का गीत पढ़ा, और उसमें शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं ये मैंने आपको बताया था, और कहाँ कहाँ लिखना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी जानकारी मैंने आपको पिछले वीडियो में दी थी। आज मैं उसका दूसरा चैप्टर लेके आई हूँ, जिसका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसमें आगे बढ़ने से पहले कल जो हमने पढ़ा था जयशंकर प्रसाद, उसमें एक जानकारी दे दूं मैं आपको कि जयशंकर प्रसाद का जन्म उस किताब में लिखा था 1888, जो हमने पढ़ा था, लेकिन जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में हुआ है। ये बिल्कुल सही आंसर है। तो कल वहाँ पे 1888 था, तो मैंने देखा था, उसमें स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी थे, और वो 1889 ही है। ठीक है। और एक चीज़ और है कि मैंने जो नोट्स आपको कल बनाना सिखाए थे और जो आपने लिखे थे, मुझे बच्चों ने फ़ोटो खींच के भी भेजे हैं। काफ़ी अच्छे नोट्स बनाए हैं, सभी ने बहुत तरीके से बनाए हैं। बस आप एक चीज़ और ऐड कर लीजिए उसमें कल वाले वीडियो में जाके वहाँ से एक तो आप जयशंकर प्रसाद की साहित्यिक विशेषताएं लिख लो, और एक आप शब्दार्थ लिख लो। शब्दार्थ वहाँ दिए हुए नहीं है, तो आप आपके पास जो किताब आपने ला रखी है बाज़ार से, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की, उस किताब में पाठ के पीछे शब्दार्थ दिए हैं, तो आप शब्दार्थ को भी लिख लीजिए। और लिख नहीं सकते, अगर आपको ज़्यादा लगते हैं तो आप उन्हें पढ़ ज़रूर लीजिए, क्योंकि शब्दार्थ के प्रश्न हमेशा आते हैं। कभी ना कभी एग्ज़ाम में शब्दार्थ से रिलेटेड प्रश्न भी पूछा ही जाता है। तो साहित्यिक विशेषताएं लिख लीजिए और शब्दार्थ लिख लीजिए। तो ये तो कल के वीडियो की चर्चा हुई। अब आगे दूसरा पार्ट है कक्षा 12 की अंतरा का। ये कक्षा 12 की अंतरा बुक है, अंतरा, जिसका दूसरे नंबर का पार्ट है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है। अब हम इस पाठ को पढ़ेंगे। तो देखिए, पहली लाइन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका जन्म कब हुआ? बंगाल में 1898। ये आंकड़ा फिर गलत है। देखो, आप कहीं भी गलत तथ्य आए ना, तो आप घबराया मत करो, क्योंकि जब व्यक्ति गलत चीज़ों को सही कर लेता है और उसे पता चलने लग जाता है कि ये गलत है और सही क्या है, तो आप ये मान के चलिए कि आप सफलता के बहुत करीब हैं, क्योंकि आप गलतियां पकड़ रहे हैं। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बिल्कुल सही आएगा 1899। आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म आपको 1898 दिया हुआ मिलेगा, लेकिन जो सही जन्म है इनका वो 1899 है। ये बिल्कुल सही है, इसीलिए आप वहाँ पे इसको करेक्ट कर लें। 1899 में ही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ था। अब हम इनका जीवन परिचय देखेंगे। निराला जी के बचपन का नाम सूर्य कुमार था। देखो, पहली लाइन लिखो आप, इनका जन्म है 1899 में। पहली लाइन आप ये लिखेंगे। ठीक है। दूसरी लाइन, निराला के बचपन का नाम क्या है? सूर्य कुमार है। ये आपको आपके नोट्स की दूसरी लाइन लिखनी है। जहाँ जहाँ आपको लिखना होगा मैं आपको बता दूंगी, बाकी आपको मेरे साथ पढ़ना है। ठीक है। जब वे केवल 3 वर्ष के थे तभी उनकी माता का निधन हो गया। किशोरावस्था में उनका विवाह कर दिया गया। पत्नी की प्रेरणा से निराला जी की साहित्य और संगीत में रुचि उत्पन्न हुई। 1918 में इनकी पत्नी मनोहरा देवी परलोक सिधार गई। इसके बाद पिता, चाचा, चचेरे भाई
एक एक कर सबकी मृत्यु हो गई। इतना ही नहीं, इनकी 2 संतानों पुत्र और पुत्री में से पुत्र की अल्पायु में मृत्यु हो गई। अल्पायु यानी बहुत ही कम आयु में। और अंत में पुत्री सरोज की असामयिक मृत्यु ने निराला जी को तोड़ कर रख दिया। निराला जी का पूरा जीवन अभावों और दुख से ग्रस्त रहा। तीसरी लाइन ये उतार लीजिए आप अपने नोट्स में कि निराला जी का पूरा जीवन अभाव और दुखों से ग्रस्त रहा। ठीक है, पहली लाइन मैंने आपको कहा था जन्म लिखना है, वो आपको सन लिखना है 1899। दूसरी लाइन बचपन का नाम सूर्य कुमार। तीसरी लाइन पूरा जीवन अभावों और दुखों से ग्रस्त रहा। ठीक है, शिक्षा 9वीं कक्षा तक हुई। संपादन कार्य इन्होंने कौन कौन से किए? तो 1922 में रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रकाशित पत्रिका समन्वय के संपादन में रहे और 1923-24 में मतवाला के संपादक मंडल में रहे। रचनाएं कौन कौन सी है? ये इनकी काव्य कृतियाँ, उपन्यास, कहानी, रेखाचित्र, निबंध ये रहे। परिमल, गीतिका, अनामिका, बेला, अर्चना, आराधना, नए पत्र, अप्सरा, अलका, प्रभावती, इरावती, निरुपमा, रतिनाथ की चाची, लिली, चतुरी, चमार, सुकूल की बीवी, सखी, देवी, कुली भाट, पद्म, प्रबंध, प्रबंध प्रतिमा, चाबुक, नयन, ये निबंध संग्रह। तो आपको यहाँ से लेकर और ये वाला आपको पूरा लिखना होगा आपकी कॉपी में। संपादन कार्य 1922 में समन्वय में किया, 23-24 में मतवाला के संपादक मंडल में, और ये इनके उपन्यास, कहानी, रेखाचित्र, निबंध ये आपको लिखना है। और साथ ही साहित्यिक विशेषताएं लिखनी है, क्योंकि मैंने पुराने प्रश्न पत्र को कल फिर से अच्छे से देखा तो मैंने ये पाया कि ये कभी कभी इस व्यक्ति विशेष के बारे में ये भी पूछ लेते हैं कि इनकी साहित्यिक विशेषताओं का क्या है। तो पूछने का ढंग अलग होता है, पर ये पॉइंट्स हमारे बहुत काम के हैं, इसीलिए मैंने आपको इनको लिखने की सलाह दी। प्रेम, प्रकृति चित्रण और रहस्यवाद इन्होंने अपने साहित्य में किया। भारतीय इतिहास, दर्शन और परंपरा का व्यापक बोध भी था। समकालीन जीवन के यथार्थवादी पक्षों का चित्रण किया। राष्ट्रीय चेतना और भारतीय संस्कृति का गंभीर चित्रण किया। ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। अब देखिए, कल जैसे हमने पढ़ा था तो हमारे सामने पूरी रचना नहीं थी, हमने डायरेक्ट व्याख्या देखी थी, तो मुझे लगा कि शायद आपको असुविधा हुई होगी, इसीलिए आज मैंने कुछ अलग सिस्टम किया है। हम यहाँ पर रचना भी पढ़ेंगे ताकि आपको अलग से बुक लेके बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए मैंने रचना भी साथ में ले ली। पहले हम रचना को एक बार पूरे से अच्छे से पढ़ लेंगे, उच्चारण कर लेंगे, फिर इसके बाद मेन जो हमें पॉइंट पढ़ने हैं, ज़रूरी नहीं कि पूरी की पूरी रचना की व्याख्या हम पढ़ें। इस रचना में जो मेन चीज़ें वही हमें पढ़नी है और वही हम पढ़ेंगे। तो रचना है गीत गाने दो मुझे। गीत गाने दो मुझे, ये पहली कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को, चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे, हाथ जो पाथेय थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे, कंठ रुकता जा रहा है आ रहा है काल देखो, भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर, देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर, बुझ गई है लो प्रथा की जल उठो फिर सींचने को। ये हमारी कविता है। इसमें पाथेय का मतलब होता है संबल यानी सहारा। क्या होता है? सहारा। ठीक है, यहाँ पर पाथेय का अर्थ होता है सहारा। अब हमने ये कविता पढ़ ली। अब देखिए, एक पॉइंट और आता है, आपको लिखना है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की मृत्यु कब हुई थी? 1961 में इलाहाबाद में हुई थी। ये आप लिख लीजिएगा, ये कविता नहीं लिखनी है, ये सिर्फ पढ़ने के लिए रखी है। ठीक है, अब हम व्याख्या देखेंगे इस कविता की। ठीक है, गीत गाने दो मुझे। सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है कि ये हमें क्या कहना चाहती है, या ये कविता गीत गाने दो मुझे जो है
इससे क्या भावार्थ निकल कर आता है, इसका मतलब क्या है, वो हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। इस कविता में कवि ने ऐसे समय की ओर संकेत किया जहाँ सब ओर निराशा व्याप्त है। वेदना से भरा कवि अपने दुख को भुलाने के लिए गीत गाना चाहता है और कवि के अनुसार पृथ्वी पर जीवन रूपी लौ बुझ गई है और वह इस लौ को जगाना चाहता है, निराशा में आशा का संचार करना चाहता है। तो आप यहाँ पर ऊपर हेडिंग डालेंगे, कविता का नाम गीत गाने दो मुझे। ठीक है, पहली कविता की हेडिंग डाल लीजिएगा आप, गीत गाने दो मुझे। अब आपको पहला पॉइंट लिखना है इसमें कि इस कविता में कवि ने संकेत किया है, क्या किया है, निराशा में आशा का संचार करना। यानी इस कविता का मूल भाव क्या है, आप लिखेंगे अपनी कॉपी में कि गीत गाने दो मुझे कविता में निराशा में आशा का संचार करना बताया गया है। क्या है, निराशा में आशा का संचार करना। एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि गीत गाने दो मुझे कविता में कवि क्या कहना चाहता है, तो आपका आंसर होगा निराशा में आशा का संचार करना। तो पहला बिंदु आपको ये उतार लेना और यही मेन है इसमें। ठीक है, ये व्याख्या तो हम अपनी संतुष्टि के लिए करते हैं, बाकी व्याख्याएं कम आती है, पंक्ति दे दी जाती है और फिर कह दिया जाता है कि ये किस कवि की है। तो आपको क्या करना है, ये जो है लाइंस, ये आपको पता होनी चाहिए कि ये गीत गाने दो मुझे इसकी कविता की है और किसकी है, किसकी है, निराला जी की। ऐसे ही आएगा परीक्षा में, जैसे आ गया, हाथ जो पाथे थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे, कंठ रुकता जा रहा है आ रहा है काल देखो। ये पंक्तियाँ कक्षा 12 अंतरा पाठ्य पुस्तक में से किस कवि द्वारा रचित है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये निराला के द्वारा है। तो पद्य भाग में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। अब हम इसकी रचना पढ़ते हैं। गीत गाने दो से लेकर आ रहा है काल देखो, किसकी पंक्ति है, आपको लिखना है कॉपी में। दूसरा पॉइंट ये, पहला पॉइंट मैंने आपको ये बताया था निराशा में आशा, दूसरा ये करके अब ये पंक्ति किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। और कविता कौन सी है, गीत गाने दो मुझे। तो ये यहाँ से लेकर और ये आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, आगे देखिए, बस यहाँ तक ही लिखना है। अब आगे हम पढ़ रहे हैं। कवि संघर्ष करते करते हार चुका है, उसे लग रहा है कि उसका अंतकाल समीप है। अब व्याख्या क्या है, कवि कहता है कि जीवन में निरंतर बढ़ रहे दुख को कम करने के लिए मुझे गीत गाने दो। वह अपनी वेदना को कम करने के लिए गीत गाना चाहता है। अपने जीवन में लगातार एक के बाद एक दुख आने से और लगातार संघर्ष करते करते कवि टूट चुका है, उसके होश उड़ चुके हैं। निरंतर आघातों के कारण होश वालों के भी होश उड़ जाते हैं। अब जीवन जीना आसान नहीं। कवि के पास जीवन जीने के लिए जो थोड़ा बहुत था वो भी ठग यानी कि प्रशासक वर्ग और ठाकुरों यानी कि पूंजीपति वर्ग। ये आपकी कॉपी में आपको लिखना है कि गीत गाने दो कविता में जो ये शब्द आए हैं ठग और ठाकुरों, तो ठग का मतलब किससे है, प्रशासक वर्ग से, और ठाकुरों का मतलब किससे है, पूंजीपति वर्ग से। ये मीनिंग आपको लिखने हैं। ठीक है, ये आपकी कॉपी में लिखना कि गीत गाने दो मुझे कविता में आए ठग का अर्थ प्रशासक वर्ग और ठाकुरों का अर्थ पूंजीपति वर्ग से लिया गया है। ऐसे के ऐसे जैसे मैंने बोला है वैसे लिखना। ने छल कपट से लूट लिया है, कवि को अपनों ने व समाज ने धोखा दिया है। पीड़ा सहते सहते कवि का गला रुंध गया है, उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही है। उसे लग रहा है जैसे उसकी मृत्यु उसके समीप आ रही है। ऐसे निराशा भरे वातावरण में कवि गीत गाना चाह रहा है जिससे उसका दुख कम हो सके। अब विशेष क्या है कि कवि ने अत्यधिक दुख को सहने के लिए गीत गाने का सफल प्रयास किया है। यानी आपको यहाँ पर क्या क्या लिखना है मैंने बता दिया था। सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है कि
इस कविता से क्या भाव है इसका? निराशा में आशा का संचार। दूसरा पॉइंट यहाँ से यहाँ तक लिख के लिखना कि ये किसकी है? निराला की। कौन सी कविता? गीत गाने दो मुझे। ठीक है, आगे आपको पॉइंट लिखना है कि गीत गाने दो मुझे कविता में आए ठग का अर्थ प्रशासक वर्ग से और ठाकुरों का अर्थ पूंजीपति वर्ग से लिया गया है। ये इसके अंदर आपको लिखना है। ठीक है, अब देखिए अगला देखते। ये जो आप देख रहे होंगे काव्य सौंदर्य वगैरह, ये हमारे किसी काम के नहीं है। ठीक है, ये कक्षा 12 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के काम के हैं। अगला आता है हमारे सामने दूसरा। ये लाइन लिखो अब आप कॉपी में। बर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर। हमने पढ़ा था ना ऊपर, कहाँ तक? फिर सींचने को। ये पंक्ति आप अपनी कॉपी में लिख के लिखो कि ये किसकी है? निराला की। निराला की पंक्ति है। किस कविता से है? गीत गाने दो मुझे। लिख लिया। अब हम इसका आगे देखते हैं। इन पंक्तियों में कवि को लग रहा है कि पूरा संसार, ये व्याख्या है, ठीक है, हर तरफ से हार मानकर विष से भर गया है। लोग एक दूसरे को पहचान कर भी सही परिचय नहीं देते। लोगों के बीच से मानवता, प्रेम, भावनाएं खत्म हो चुकी है। लोगों में जीने की लालसा खत्म हो चुकी है। कवि मानवता की लौ को फिर से जलाना चाहता है। वह ऐसे गीत गाना चाहता है कि निराशा से भरे इस संसार में आशा का संचार हो सके। ठीक है, इसमें आपको बस यही लाइन लिखनी थी जो मैंने आपको बता दी। अब आगे देखिए आप, मैंने यहाँ शब्दार्थ भी साथ ले लिए ताकि आपको पढ़ने में असुविधा ना हो। अगर आप किताब नहीं भी खोल रहे हैं या आपके पास किताब नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास बुक नहीं होगी, तो उन्हीं की सुविधा के लिए मैंने इस तरीके से किया है। तो देखिए, गीत गाने दो मुझे, इसमें कौन कौन से शब्दार्थ है? डायरेक्ट परीक्षा में पूछा जाता है कि इसका अर्थ क्या है, और वहाँ ना तो आपको ये पता होता है ना वहाँ दिया जाता है कि ये हमारी अंतरा किससे है या ये हमारे गीत गाने दो पाठ से है। ऐसा कुछ नहीं दिया जाएगा, डायरेक्ट पूछा जाएगा पाथेय का अर्थ क्या है। तो वहाँ पर हमें लिखना है संबल। वहाँ न पाठ होगा न पाठ का नाम होगा। ठीक है, देखिए मैं प्रश्न कैसे आते हैं, किस तरीके से आएंगे, मैं सब बता रही हूँ, इसीलिए आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करिएगा ताकि ये सुविधा हर बच्चे को मिल सके जो कोचिंग में बड़ी बड़ी फ़ीस लगाकर नहीं पढ़ सकते। मेरे नोट्स भी उन तक पहुँचाइएगा जो मैं टेलीग्राम पे आपको PDF के रूप में भेजती हूँ। हर उस बच्चे की हेल्प कीजिएगा जितनी आप कर सकते हैं। पहला है वेदना मतलब पीड़ा, पाथेय का अर्थ संबल, ठाकुर यानी मालिक स्वामी जो पूंजीपति वर्ग मैंने आपको बताया, और प्रथा यानी पृथ्वी। ठीक है, ये इसके ये हो चुके हैं। अब आगे देखो, अब हमारा दूसरी कविता आती है हमारी। अब हमारी दूसरी कविता है सरोज स्मृति। कौन सी है? सरोज स्मृति। ये किसकी है? ये भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ही है ना। जिसके पास बुक है वो आराम से बुक को खोल के बैठ सकता है, और जिसके पास नहीं है वो इसमें से इस कविता को हम पढ़ रहे हैं। तो पहली कविता है अब दूसरी कविता है। पहली हमने पढ़ी गीत गाने दो मुझे, उसमें सॉरी, उसमें मैंने आपको बताया कि क्या क्या उतारना है, कैसे करना है। और ये हमारी दूसरी कविता है उसी पाठ की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने 2 कविताएं लिखी है। ये दूसरी कविता है सरोज स्मृति। ठीक है, देखिए सरोज स्मृति पढ़ रहे हैं हम। पहले हम पूरी कविता पहले पढ़ लेंगे, फिर हम इसकी व्याख्या और इसमें क्या लिखना है मैं फिर बताऊंगी। देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद। उर्मे भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर। तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बंद अंग अंग। नत नयनों से आलोक उतर,
कांपा अधरों पर थर थर थर, देखा मैंने वह मूर्ति दिति, मेरे वसंत की प्रथम गीति। किसके लिए कह रहे हैं ये सब निराला जी? अपनी पुत्री के लिए कह रहे हैं यहाँ पे। श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वसित धार, गाया स्वर्गीय प्रिया संग। यहाँ पर ये स्वर्गीय प्रिया संग इनकी पत्नी के लिए आया है, यानी बेटी का तो ये कर ही रहे हैं, बेटी का वर्णन, पर अब यहाँ से इन्होंने अपनी पत्नी का वर्णन भी किया है, पत्नी को भी इन्होंने इस कविता में साथ में लिया है। भरता प्राणों में राग रंग, रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदल कर बना मही, हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन, कोई थे नहीं ना आमंत्रण, ना भेजा गया विवाह राग, बर रहा नगर निश दिवस जाग, प्रिय मौन एक संगीत भरा, नवजीवन के स्वर पर उतरा। ठीक है ना, तो ये वाली कविता हमारी यहाँ तक हुई। अब देखिए इधर वाला पेज, अगला जो पार्ट है कविता का ये यहाँ है। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कह रहे हैं अपनी बेटी के लिए कि माँ तो शांत हो गई थी, तो उसके बाद उस बेटी की जिम्मेदारी किस पे आई? पिता पर। और जो माँ को एक शिक्षा देनी चाहिए अपनी पुत्री को, वो सारी शिक्षाएं किसने दी? स्वयं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने दी। पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, और पुष्प सेज स्वयं रची यानी कि जो विवाह हुआ, इस विवाह के पुष्पों की सेज भी स्वयं निराला ने ही किया ये काम। सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला, कुछ दिन रह ग्रह तू फिर समोद, बैठी नानी की स्नेह गोद। यानी निराला ने अपनी पुत्री के लिए कहा है कि पुत्री अपने ननिहाल में भी रही, नानी की गोद यानी ननिहाल में। मामा मामी का रहा प्यार, बर जलद धरा को जो अपार, यानी जैसे बर जलद धरा को जो अपार, जिस प्रकार से बादल पृथ्वी को अपने जल से पूरी तरह से भर देता है, सरोबार कर देता है अपने प्रेम रूपी जल से, उसी प्रकार मामा मामी और नानी ने सरोज को उतना ही प्रेम किया। वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त, वह लता वहाँ की जहाँ कली, तू खिली स्नेह में हिली पली, अंत भी उसी गोद में शरण, ली मूंदे द्रगवर महावरण। यानी जहाँ पर वो पली बड़ी थी, अंत में सरोज की मृत्यु भी कहाँ हुई? ननिहाल में भी हुई। ली मूंदे द्रगवर महावरण, मुझ भाग्यहीन की तू संबल। यहाँ पर मुझ भाग्यहीन किसे कहा है? निराला ने खुद को कहा है। और संबल किसे कहा है? अपनी पुत्री को कहा है कि मुझ जैसे भाग्यहीन का जो सहारा बनी वो कौन बनी? वो तू ही बनी। युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, हो इसी कर्म पर वज्रपात। यदि धर्म रहे नत सदा मात, इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट शीत के शेषत दल, कन्येग्रत कर्मों का अर्पण, कर करता में तेरा तर्पण। शतदल यानी कमल होता है। ठीक है, देखिए ये पूरी कविता हो गई। ये हमने पूरी सारी पंक्तियां पढ़ ली अच्छे से। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। सरोज स्मृति में क्या है वो हम देखेंगे, इसमें कवि क्या कहना चाहता है हमसे। ठीक है, यह कविता हिंदी काव्य साहित्य का पहला शोक गीत है। आप अपनी कॉपी में लिखिए, हेडिंग डालिए, दूसरी जो इसकी कविता है लिखिए सरोज स्मृति। लिख लिया होगा आपने, सरोज स्मृति लिख लिया। उसके बाद आप पहला पॉइंट लिखिए इसमें ये वाला कि यह कविता हिंदी काव्य साहित्य का पहला शोक गीत है, क्योंकि पहला शोक गीत लिखने वाले भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ही थे, है ना। अब आगे हम पढ़ रहे हैं, ये एक पॉइंट आप उतार लेना। यह कविता कवि की दिवंगता पुत्री पर केंद्रित है, ये दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट वो है, दूसरा पॉइंट ये लिखेंगे कि ये कविता किस पर आधारित है? पुत्री पर आधारित है, क्योंकि ऑप्शन में आएगा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जो कविता लिखी है सरोज स्मृति,
किस पर आधारित है? पुत्र, पुत्री या फिर पत्नी, जिस पर भी। पुत्री की असामयिक मृत्यु ने कवि को तोड़ दिया है। उसे पुत्री के विवाह का समय याद आ रहा। पुत्री का विवाह हर तरीके से नए ढंग का था। कवि ने इस विवाह में माता पिता दोनों का कर्तव्य निभाया था। बिल्कुल निभाया था, हमने ऊपर देखा अभी। विवाह के समय पुत्री के चेहरे पर स्वाभाविक लज्जा थी। कवि को अपनी पुत्री के रूप में अपनी स्वर्गीय या पत्नी की याद आती है। जैसे हमने बीच में दिखाया था मैंने आपको कि वहाँ पर उनको याद आई थी कि गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग। तो ये वही लाइन है कि अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद आई। पुत्री का विवाह हो गया। विवाह में न तो मांगलिक गीत गाए गए, ना ही किसी रिश्तेदार को बुलाया गया। विवाह के बाद माँ के द्वारा दी जाने वाली शिक्षा भी पुत्री को कवि ने स्वयं दी और पुष्पशैया भी सजाई। तो ये लाइन आपको तीसरी लिखनी है कि पुत्री को शिक्षा किसने दी और पुष्पशैया किसने सजाई? तो स्वयं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने सजाई। ये आपकी तीसरी लाइन है इसमें। रोते हुए कवि को भी कभी शकुंतला याद आती है तो कभी सरोज का बचपन याद आता है। विवाह के कुछ समय बाद सरोज कहाँ चली गई? ननिहाल, जहाँ उसे मामा मामी का अगाध प्यार मिला। ननिहाल में भी वह कली बड़ी हुई जहाँ की लता सरोज की माँ थी। देखिए एक पंक्ति आई है हमारे इसमें, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। वह लता वहीं की जहाँ कली, तो खिली स्नेह से हिली पली। इसका मतलब क्या है? वह लता वहीं की जहाँ कली, यानी कि कली कौन है? सरोज। कौन है? सरोज। और लता किसको कहा गया है? सरोज की माँ को। लता किसको कहा गया है? सरोज की माँ को कहा गया है। समझ में आई बात? अब आगे देखिए। ये कहा है इन्होंने, कहा है ननिहाल में वह कली बड़ी हुई। कौन? सरोज। कली सरोज हो गई, जहाँ की लता यानी कि सरोज की माँ। ये आपकी कॉपी में लिख लो कि यहाँ कली किसे कहा गया? सरोज को। और लता किसे कहा गया? सरोज की माँ को। समझ में आई बात? ये आपको पंक्ति दे दी जाएगी। वह लता वहीं की जहाँ कली। इसमें लता और कली किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? तो कली तो हुआ है सरोज के लिए और लता हुई है माँ के लिए। तो ये लाइन आप लिख लीजिए, ठीक है। वहीं उसने असमय मृत्यु का वर्णन किया। इस कविता में एक भाग्यहीन पिता का संघर्ष और पुत्री के लिए कुछ न कर पाने का दुख व्यक्त हुआ। कवि इस कविता में अपने सभी किए गए कर्मों से पुत्री का तर्पण करते हैं। अब अगला आ रहा है, व्याख्या आ रही है, ठीक है। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, द्रगवर महावर्ण। यहाँ से यहाँ तक इस तरह लिख लीजिए कि ये निराला की कविता है, सरोज स्मृति से ली गई, ठीक है। संदर्भ क्या है? पुत्री के पालन पोषण से लेकर उसकी मृत्यु का वर्णन है। यहाँ कवि अपनी स्वर्गीय पुत्री को संबोधित करते हुए कहता है कि माँ के अभाव में माँ के द्वारा पुत्री के विवाह पर पुत्री को दी जाने वाली शिक्षा मैंने तुम्हें दी, जो हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। पुष्पशैया सजाई। इसमें कवि को शकुंतला की याद आई और महर्षि कण्व ने, मैंने क्यों याद आई शकुंतला की? यहाँ पर क्यों ये प्रसंग आया? तो क्यों आया? जिस प्रकार महर्षि कण्व ने माँ विहीन शकुंतला को विवाह के पश्चात शिक्षा दी थी, उसी प्रकार कवि ने भी माँ विहीन सरोज को शिक्षा दी, उसी की भांति। उस घटना और यहाँ की स्थिति में अंतर है, क्योंकि शकुंतला को उसकी माँ स्वयं छोड़कर गई थी, लेकिन सरोज की माँ को मृत्यु ले गई थी, है ना। वहाँ पर शकुंतला को माँ ने छोड़ दिया, लेकिन यहाँ सरोज की माँ की मृत्यु हो गई।
और विवाह के बाद सरोज फिर अपने ननिहाल चली गई, जहाँ नाना नानी और मामा मामी का उसे बेहद प्यार मिला। मामा मामी सरोज पर प्यार की ऐसी वर्षा करते थे जैसे बादल पृथ्वी पर जल की वर्षा करते हैं। यानी ये लाइन ये मैंने आपको ऊपर बता दी थी, ठीक है। ननिहाल में सभी उसके सुख दुख में लगे रहे। वे लोग हमेशा सरोज के कल्याण में ही व्यस्त रहते। सरोज जिस लता की, मैंने आपको बताया था लता यानी सरोज की माँ, अपनी माँ मनोहरा, अब सरोज की माँ का नाम क्या था? मनोहरा था। याद रखिएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पत्नी का नाम क्या था? मनोहरा, लिख लीजिए इसे। उस लता का पालन पोषण उसी घर में हुआ। ननिहाल में पल कर किशोरी बनी, युवती बनकर पहुंची। अंत में सरोज ने ननिहाल में ही असमय मृत्यु का वर्ण किया। ननिहाल वालों की गोद में ही अपनी आंखें मूंद ली। यहाँ पर विशेष क्या है कि स्वर्गीय या पुत्री पर विलाप करते हुए संबंधित घटनाओं को याद कर किया कवि ने, और शकुंतला को याद कर पुत्री से तुलना करके कवि की वेदना बढ़ी है। ये काव्य सौंदर्य है जो हमारे काम का नहीं है। ये 12th क्लास के बच्चों के प्रश्न आता है 12वीं में कि उपयुक्त जो पंक्तियाँ दी गई है पद्य भाग की, इनका काव्य सौंदर्य लिखिए, तो ये वहाँ काम आता है। दूसरा है श्रृंगार रहा जो निराकार स्वर पर उतरा। ये आप लिख लीजिए कॉपी में, किसकी पंक्ति है। अब आप लिखना सीख गए होंगे क्योंकि ये आज हमारा दूसरा वीडियो है। निराला, ठीक है। कवि को अपनी पुत्री के श्रृंगार में वही श्रृंगार दिखा जो आकार रहित रहकर उसकी कविता में रस भरता है। पुत्री का श्रृंगार वह श्रृंगार गीत था जो उसने अपनी स्वर्गीय पत्नी के संग गाया था, जो उसके प्राणों में राग रंग भरता था। सरोज विवाह के समय अत्यधिक सुंदर लग रही थी। कवि को लगा जैसे उसकी पत्नी का अलौकिक सौंदर्य आकाश से उतरकर पृथ्वी पर सरोज के रूप में आ गया हो। सरोज का रतिरूप कवि को अपनी पत्नी की याद दिला रहा था। सरोज के विवाह में कोई रिश्तेदार नहीं था, न किसी को निमंत्रण भेजा गया, न मांगलिक गीत गाए गए, न ही रत जगा कर गीत गाए गए, ठीक है। केवल घर में प्यार भरा शांत वातावरण था जो कि नवयुगल के नवजीवन के लिए जरूरी था। ये शिल्प सौंदर्य है, ये फिर से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए, ये हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है। देखो अब एक लाइन इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न है, इसमें क्या इम्पोर्टेंट है वो मैं बताती हूँ। आकाश बदल कर बना मही में आकाश और मही शब्द किनकी ओर संकेत करते हैं, ठीक है। तो आकाश कवि की स्वर्गीय पत्नी की ओर और मही नववधु के वेश में सजी अपनी पुत्री की ओर। तो ये लाइन आपको कॉपी में लिखनी है कि आकाश बदल कर बना मही में आकाश मनोहरा की ओर यानी निराला की पत्नी की ओर, और मही शब्द जो है वो सरोज की ओर संकेत करते हैं। ये हमारा एक प्रश्न बनता है। अब हम इसके शब्दार्थ देखेंगे सरोज स्मृति के, ठीक है। ये सरोज स्मृति पाठ के शब्दार्थ हैं। ये शब्दार्थ हम शुरू कर रहे हैं यहाँ से। पहला शब्दार्थ आएगा आमूल, मूल अथवा जड़ तक पूरी तरह। ये शब्दार्थ आपको अच्छे से याद करने होंगे, इनमें से प्रश्न बनता है हमारे एग्जाम में। नवल नया, स्पंद कंपन। देखिए आप नहीं भी लिखना चाहे कोई दिक्कत नहीं है, बस आप इन शब्दार्थ को 3 से 4 बार पढ़िएगा ज़रूर अच्छे से। कभी कभी किताब उठा के इनका रिवीजन ज़रूर कर लीजिए। और हाँ, कोई ऐसा टफ वर्ड लगता है कि जो हमने पहली बार सुना है उसको आप ज़रूर कॉपी में लिख लो। जैसे आमूल, मूल या जड़ तक, ये हम पढ़ते ही आए हैं। नवल का मतलब नया, कॉमन है। स्पंद यानी कंपन, कॉमन है। उर यानी हृदय या मन, कॉमन। अगर कोई टफ वर्ड आता है उसको आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लें
ताकि वो जब आप ये शॉर्ट नोट्स का रिवाइज करेंगे एग्ज़ाम से पहले तो वो आपको आराम से याद हो जाएगा। स्तब्ध यानी स्थिर, उच्छ्वास आह भरना, इसे लिख लीजिए। ये वर्ड है एक, शायद हमें याद ना रहे। दिति प्यास पान, निराकार जिसका कोई आकार ना हो, रतिरूप कामदेव की पत्नी के रूप जैसी, मही पृथ्वी, सेज शैया या बिस्तर, शकुंतला कालिदास की नाट्य कृति है अभिज्ञान शकुंतलम की नायिका। यानी अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा? कालिदास ने लिखा। क्या था इनका? नाटक। उस नाटक का एक पात्र थी शकुंतला। समोद हर्ष सहित, ये भी लिख लीजिए। जलद बादल, न्यस्त निहित, ये न्यस्त भी लिखना है आपको। संबल सहारा, ये वज्रपात है, भारी विपत्ति। स्वजन आत्मीय, शतदल लिखना है आपको। कमल, अर्पण यानी देना, और तर्पण यानी देवताओं ऋषियों पितरों को तिल या तंडुल मिश्रित जल देने की क्रिया। ये लिख लीजिएगा, कहीं यही टर्म एग्जाम में ना आ जाए कि इस तरीके से पूछ ले कि तंडुल मिश्रित जल देने की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है तर्पण। तो पहला ये लिखना है उच्छ्वास, दूसरा समोद, तीसरा न्यस्त, चौथा शतदल और पांचवा तर्पण, जिसे ऐसे लिखना कि तंडुल मिश्रित जल देने की क्रिया क्या कहलाती है? तर्पण कहलाती है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा चैप्टर हो गया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, फिर भी कोई दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको क्या परेशानी है, क्या तकलीफ़ है। अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच पाए। और हिंदी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड आरपीएससी से जो भी तैयारी कर रहे हैं, यहाँ रेगुलर क्लास होती है, रोज़ यहाँ पर मैं पढ़ाती हूँ, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास चल रहा है। और ये किताबें हमने कल से शुरू की है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास के 11 भाग हो चुके हैं और किताबों का ये दूसरा भाग था। तो कल हम तीसरा पार्ट पढ़ेंगे और अच्छे से आप ये नोट्स उतार लीजिएगा, जो जो मैं पॉइंट बोलती जा रही हूँ, ताकि एग्ज़ाम तक आपके पास काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग नोट्स बन जाएंगे। और आप अपनी इच्छा से खुद से भी बना सकते हैं, क्योंकि खुद की गति पढ़ाने वालों से कहीं ज़्यादा बेहतर भी होती है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको बता सकती हूँ कि आपको ऐसे ऐसे चलना है, ऐसे ऐसे करना है। बाकी आपको अपने तरीके से ही आगे बढ़ना होगा, क्योंकि सफलता व्यक्ति को तभी मिलती है जब वो खुद से कुछ कर गुजरने की चाह रखता हो, है ना। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी कोचिंग सेंटर हो, कोई भी यूट्यूब चैनल हो, वो आपको रास्ता दिखा सकते हैं, पर आपको अपनी मंजिल तक कैसे पहुँचना है ये आपको खुद को तय करना होता है। तो आप ये नोट्स बनाइए, काफ़ी अच्छे नोट्स बन रहे होंगे, मैं उम्मीद करती हूँ। जो बच्चे मुझसे टेलीग्राम से जुड़े हैं वो मुझे उनके नोट्स भेजते हैं और वाकई में बहुत अच्छा लिख रहे हैं वो, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो बच्चे ऐसा करते हैं। ताकि मुझे ये फीलिंग अच्छी आती है कि हाँ, मैं हेल्प कर पा रही हूँ और आप लोग भी इसका फ़ायदा ले पा रहे हैं। तो यहाँ पहले समझिए, फिर उसके बाद ही उतारिए। कुछ बच्चे यहाँ से हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं, उनको लग रहा है कि हम डायरेक्ट PDF उतार लेंगे। तो मैं एक बात आपको बता देना चाहती हूँ कि डायरेक्ट कभी भी कोई काम नहीं करना चाहिए, शॉर्टकट नहीं अपनाने चाहिए। शॉर्टकट अपनाने से हम अभी तक वहीं बैठे रहेंगे, आगे भी जहाँ हम अभी बैठे हैं। इसीलिए पहले वीडियो को समझें ध्यान से, फिर मैं आपको PDF भेज देती हूँ, वैसे भी उसे आप आराम से उतार लीजिए। इससे आपका क्या होगा, एक बार तो आप यहाँ पढ़ ही रहे हैं मेरे साथ, दोबारा जब आप उसे उतारेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा, तो वो चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएंगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल तीसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे कक्षा